नमस्कार दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से मेरा वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जहां तक हम लोगों ने पहले वीडियो में बात करी कि अपराध क्या है, इस बारे में बात कर ली थी। आईपीसी के बारे में बात करी हम लोगों ने, सीआरपीसी के बारे में बात करी। ज़रूरी ये नहीं कि आप परीक्षा देने जा रहे हैं तभी आपके लिए कानूनी ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर आप आम नागरिक भी हैं तो आपको अपने अधिकारों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज हम लोग बात करेंगे कि जो अपराध है ये कितने तरीके का होता है, यानी कानूनी भाषा की बात करें तो अपराध कितने तरीके का है। तो दोस्तों, अपराध दो तरीके का है। एक है संज्ञेय अपराध, इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बोला जाता है। और दूसरा जो अपराध है वो है असंज्ञेय अपराध, इसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। अब साधारण भाषा में समझ लिया जाए कि समाज में जितने भी अपराध घटित होते हैं उसमें से 90% जो अपराध हैं वो संज्ञेय अपराध हैं। संज्ञेय अपराध का मतलब है कि जो हीनियस प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत जघन्य प्रवृत्ति के होते हैं, ऐसे अपराध हमारे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। चलिए एक छोटी सी बात करके इस बात को समझा जाए कि अगर आईपीसी में, जैसा मैंने पहले बताया था कि अपराध की व्याख्या, अपराध की परिभाषा, कितनी सज़ा होनी है, कितना जुर्माना होना है, ये सब कुछ आईपीसी 1860 में लिखा हुआ है। और मैंने आपसे बात करी थी कि जब कोई अपराध कारित हो जाता है तो अभियुक्त के विरुद्ध या उस अपराध की विवेचना के लिए या अन्वेषण के लिए पुलिस जिस कार्रवाई को अपनाती है वो कार्रवाई सीआरपीसी 1973 के अंतर्गत आती है। आज हम लोग बात करते हैं कि आईपीसी में अगर किसी अपराध की सजा 3 साल या 3 साल से ज़्यादा है, 3 साल या 3 साल से ज़्यादा है, तो ऐसे अपराध संज्ञेय होंगे। और अगर अपराध की सजा का प्रावधान आईपीसी में 3 साल से कम का दे रखा है तो इसका मतलब ये अपराध असंज्ञेय प्रकृति का होगा। आइए एक बार साधारण भाषा में फिर समझ लें मैंने क्या क्या आपको समझाया कि जब भी कोई अपराध कारित होगा तो सबसे पहले बात यह समझ ली जाए कि अपराध की जो परिभाषा दे रखी है वो आईपीसी 1860 में अपराध की व्याख्या, अपराध की परिभाषा, कितनी सज़ा होनी है, कितना जुर्माना होना है, ये सब कुछ आपको आईपीसी 1860 में मिलता है। और पुलिस किस नियम के तहत जांच, विवेचना, अन्वेषण करती है, ये सब कुछ इस तरीके की कार्रवाइयाँ सीआरपीसी 1973 में दे रखी हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि अपराध कितने तरीके का होता है। तो मैंने बताया कि अपराध को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है संज्ञेय अपराध जिसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बोला जाता है, और दूसरा है असंज्ञेय अपराध जिसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बोला जाता है। मैंने क्या बताया कि अगर आईपीसी में जैसा बताया गया है कि अगर किसी अपराध की सज़ा 3 साल या 3 साल से ज़्यादा है तो ऐसा अपराध संज्ञेय प्रकृति का होगा, और जिस अपराध की सज़ा का प्रावधान 3 साल से कम का है तो वो अपराध असंज्ञेय प्रकृति का होगा। लेकिन आज हम लोग एक ऐसे अपराध की भी चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि जिसकी सज़ा 2 साल है लेकिन वो संज्ञेय प्रकृति का है। बस वीडियो देखते रहिएगा और इस बारे में भी हम लोग सीखेंगे कि क्यों है,
क्या कंडीशन है इसकी। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि संज्ञेय अपराध की परिभाषा कहाँ दे रखी है। अब आपसे ये पेपर में पूछा जा सकता है कि संज्ञेय अपराध की परिभाषा किस धारा में है, किस अनुसूची में है, किस संहिता में लिखी है। तो संज्ञेय अपराध की परिभाषा CRPC 1973 की अनुसूची 1 में कॉलम नंबर 4 की धारा 2C। तो मैंने क्या बताया कि संज्ञेय अपराध की परिभाषा CRPC 1973 अनुसूची 1 में कॉलम नंबर 4 में धारा 2C में संज्ञेय अपराध की परिभाषा दे रखी है। अगर कोई संज्ञेय अपराध कारित होता है तो पुलिस का क्या रोल है। तो याद रखिए दोस्तों कि जो पुलिस है बिना वारंट के अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है। अभियुक्त, दोषी, अपराधी, ये सारी परिभाषा मैं स्पष्ट कर चुका हूँ। इसके लिए आप पहले वीडियो को देखना ना भूलें। तो मैंने क्या बताया, पुलिस क्या कर सकती है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो यहां तक तुम लोग बात समझ गए कि संज्ञेय अपराध की परिभाषा क्या है। CRPC 1973 अनुसूची 1 में कॉलम नंबर 4 और धारा 2C में इसकी परिभाषा दे रखी है। और इसमें पुलिस का क्या रोल है कि बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अब हम लोग बात करते हैं कि संज्ञेय अपराध आखिर हैं कौन कौन से। तो जितने भी अपराध की मैंने बताया व्याख्या दी गई होगी, परिभाषा दी गई होगी, वो सब कुछ कहाँ होगी, वो IPC 1860 में आपको मिलेगी। अगर किसी अपराध की परिभाषा, व्याख्या, सजा, जुर्माना, इसका सबका प्रावधान आपको कहाँ मिलेगा, IPC में। अब मैंने बोला कि जितने भी हीनियस क्राइम हैं जो हमारे समाज में जघन्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, वो लगभग 90% सारे संज्ञेय अपराध हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से अपराध हो सकते हैं। जैसे आपने सुना किसी की हत्या हो गई, हत्या का प्रयास हुआ, किसी को गोली मारी गई लेकिन वो बच गया, तो हत्या का प्रयास। दहेज हत्या जिसे DP एक्ट का नाम दिया जाता है। कुल मिला के ये हत्या से संबंधित। तो ये सारे के सारे क्या हैं, जघन्य अपराध हैं। इसका मतलब है कि इनमें जो सजा का प्रावधान होगा वो 3 साल से अधिक का होगा और पुलिस बिना वारंट के अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है। अगली बात करते हैं अपहरण, नकली लोक सेवक बनकर घूमना, नकली क्या मैंने बताया, नकली लोक सेवक बनकर घूमना। जैसे कई बार आपने न्यूज़ में देखा होगा कि कोई व्यक्ति नकली IPS, नकली IAS, इनकम टैक्स अफसर, इस तरीके से बनकर लोग अक्सर धोखाधड़ी को अंजाम देते हैं। तो ये भी हमारा संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। इसी तरीके से कई बार देखा होगा कि आपके गली मोहल्ले में कई अराजक तत्व कमर में कट्टा लगाकर घूमते हैं, यानी अवैध असलहों के साथ घूमते हैं। तो घातक हथियारों के साथ लैस होना,
ये सब हमारे किस श्रेणी में आते हैं दोस्तों? संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ आ गई होगी कि संज्ञेय अपराध क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कि असंज्ञेय अपराध क्या है। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। असंज्ञेय अपराध को क्या बोलते हैं दोस्तों? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हमको सीखना जरूरी है कि आखिर इसकी परिभाषा कहाँ दे रखी है। तो दोस्तों याद रखिए कि इसकी परिभाषा CRPC 1973 की धारा 2L में असंज्ञेय अपराध की परिभाषा दे रखी है। और मैंने बोला असंज्ञेय अपराध किस कौन से होंगे? जो छुटपुट घटनाएं होती हैं, जैसे गाली गलौज हो गया, मानहानि हो गई, या किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, इस तरीके की जो घटनाएं हैं ये असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती हैं। और असंज्ञेय अपराध की परिभाषा कहाँ दे रखी है? तो CRPC 1973 धारा 2L में दे रखी है। अगर कोई सजा के आधार पर पूछे तो आप ये कहेंगे कि अगर किसी अपराध की सजा 3 साल से कम है तो वह संज्ञेय श्रेणी का होगा, और 3 साल या 3 साल से ज़्यादा है तो वह संज्ञेय श्रेणी का होगा। अब इसमें देखते हैं कि पुलिस का आखिर रोल क्या है। तो दोस्तों इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है। आगे भी बात करेंगे, जब तक आप न्यायालय की शरण नहीं लेंगे। अभी आगे बात करते हैं इसमें कि जब तक न्यायालय की आप शरण नहीं लेंगे तब तक असंज्ञेय अपराध में पुलिस कुछ नहीं करती है। तो इसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो ये तो हो गई बात परिभाषा की और पुलिस के रोल की हो गई। हमने ये भी सीख लिया कि इसकी परिभाषा क्या है और इसका रोल क्या है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो छुटपुट घटनाएं हैं वो सारी की सारी किस में आती हैं दोस्तों? असंज्ञेय अपराध में। तो इसका जो अपराध होगा, आपसे पूछा जाए कि अपराध का वर्णन कहाँ दिया हो गया होगा, तो हम बताएंगे कि भाई IPC 1860 में वो अपराध बताए गए होंगे जो असंज्ञेय हैं। कौन कौन से अपराध हो सकते हैं? एक तो सबसे पहला अपराध गर्भपात करवाना, गर्भपात करवाना। दूसरा है झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करना। दूसरा मारपीट। मारपीट का सेंस यहाँ पर किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया जिसमें छुटपुट चोटें आई हैं, लेकिन किसी ने किसी का दांत तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, इस तरीके की घटनाएं, उसके लिए फिर अलग धारा है, वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसके बारे में अलग से बात करेंगे। आगे धोखाधड़ी। तो ये अपराध कैसा है? सारे के सारे किसमें हैं? असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। अब हम लोग तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि वो आखिर वो कौन सा अपराध है जो देखने में यानी सजा के आधार पे तो असंज्ञेय है लेकिन होता वो संज्ञेय है। अब आपकी परीक्षा में ये सवाल पूछा जाना चाहिए और ज़रूर पूछा जाना चाहिए। सबसे पहली बात करते हैं, एक IPC में धारा 298 है। IPC में धारा 298 है जो ये कहती है कि अगर किसी की धार्मिक भावना को भड़काया जाए
तो इसका मतलब है भड़काने वाले ने असंज्ञेय अपराध कारित किया है। क्या मैंने बोला कि अगर किसी की धार्मिक भावना को भड़काया जाए, धार्मिक भावना को भड़काया जाए तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने असंज्ञेय अपराध को कारित किया है। यानी ये अपराध कैसा है? असंज्ञेय है। अब इसमें अगर सजा का प्रावधान देखा जाए तो सजा 1 वर्ष है, जुर्माना है या दोनों है। ये तो हो गई असंज्ञेय अपराध की बात। वहीं पर इसका थोड़ा सा अगर किसी धार्मिक स्थल पर उपद्रव मचा दी जाती है, यानी अगर किसी धार्मिक स्थल पर कोई बाधा डालने का प्रयास किया जाता है, यानी बाधा डाली जाती है, तो इसका मतलब जिस व्यक्ति ने धार्मिक स्थल पर बाधा उत्पन्न की है, इसका मतलब उसने असंज्ञेय अपराध कारित कर दिया है। मैंने क्या बोला? अब बात करते हैं हम लोग धारा 296 की। यही आपको ध्यान में रखना है। धारा 296। तो मैंने बोला धारा 296 में क्या बात कही गई है कि अगर किसी धार्मिक स्थल पर बाधा उत्पन्न करी जाए तो इसका मतलब इस तरीके का जो अपराध है, जिसने ये अपराध कारित किया है, उसने ये अपराध किस श्रेणी में कर दिया है? उसने असंज्ञेय अपराध कारित किया है। अब अगर इसकी सजा का प्रावधान देखना है तो यही खास बात है इसकी कि जैसा मैंने बताया कि अगर किसी अपराध की सज़ा 3 साल से कम है तो वो असंज्ञेय प्रकृति का होगा। लेकिन यहाँ पर जो सज़ा का प्रावधान है, वो सज़ा का प्रावधान कितना है दोस्तों? 2 वर्ष, जुर्माना या दोनों। लेकिन ये होने के बावजूद भी, यानी सज़ा 2 वर्ष होने के बावजूद भी ये जो अपराध हुआ है वो किस श्रेणी में गिना जाएगा? ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। और आपको क्या याद रखना है? धारा 296। फिर मैं आपको याद करा देता हूँ कि धारा 298 क्या कर रही है। अगर किसी व्यक्ति कोई, अब मैं फिर आपको याद करा देता हूँ इस बात को कि धारा 298 क्या कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की धार्मिक भावना को भड़काता है तो इसका मतलब हुआ उस व्यक्ति ने असंज्ञेय अपराध को कारित किया है। और इसमें जो सजा का प्रावधान है वो 1 वर्ष या जुर्माना या दोनों। अब बात करते हैं कि धारा 296 क्या कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल पर अब बात करते हैं कि धारा 296 क्या कहती है। तो धारा 296 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल पर बाधा उत्पन्न करता है तो इसका मतलब हुआ कि उस व्यक्ति ने संज्ञेय अपराध को कारित किया है। यहाँ पर जो सजा का प्रावधान है, बस इसी बात पे आपको ध्यान देना है कि सजा 2 वर्ष है या जुर्माना है या दोनों हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि अपराध 2 श्रेणी में बांटा जाता है, संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध। फिर मैंने बोला अगर किसी अपराध में सजा का प्रावधान जो 3 वर्ष या 3 वर्ष से ज़्यादा का है तो इसका मतलब ये अपराध संज्ञेय प्रकृति का होगा। और अगर 3 वर्ष से कम सजा का प्रावधान है तो ऐसा अपराध कैसा होगा दोस्तों? असंज्ञेय प्रकृति का होगा। फिर हमने ये भी जाना कि संज्ञेय अपराध की परिभाषा कहाँ दे रखी है और असंज्ञेय अपराध की परिभाषा कहाँ दे रखी है। फिर हमने ये भी जाना इसमें पुलिस का रोल क्या है। फिर हमने ये भी सीख लिया कि कौन कौन से अपराध संज्ञेय होंगे, कौन कौन से असंज्ञेय होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षा की दृष्टि से था
वो मैंने आपको बताया कि धारा 296 और 298 कब संज्ञेय है कब असंज्ञेय है, इस बारे में दोस्तों आज हम लोग इतना ही सीखते हैं। और कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई अपराध कारित हो जाए, कोई अपराध कारित हो जाए तो एफआईआर की प्रोसीडिंग क्या हो है, एनसीआर की प्रोसीडिंग क्या होती है, परिवाद की प्रोसीडिंग क्या होती है और आयोग की प्रोसीडिंग क्या होती है, इस बारे में हम लोग कल बात करेंगे। और कल का वीडियो देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।